सभी को नमस्कार। आज हम प्लांट सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल के चारों ओर कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त पाए जाने वाले आवरण को सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति को सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने देखा था। यह सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ उपस्थित होती है। इसे सेल का एक्सोस्केलेटन भी कहा जाता है। सेल वॉल जीव द्रव्य का स्त्रावी पदार्थ है, इस कारण इसे नॉन लिविंग भाग माना जाता है। यह रिजिड या कठोर संरचना है जो सेल को आकृति प्रदान करने का कार्य करती है। सेल वॉल के कंपोजिशन के आधार पर जीवों में 4 प्रकार की सेल वॉल हो सकती है। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में या बैक्टीरियल सेल वॉल, जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। सेकेंड है फंजाई में, जो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। थर्ड, एल्गी के अंदर जो सेल वॉल है उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसका मुख्य कंपोनेंट सेलुलोज होता है। इसके अलावा इसमें गैलेक्टन्स, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका उपस्थित होती है। नेक्स्ट है हायर प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन पदार्थों की बनी होती है। अब है कोशिका भित्ति की संरचना। कोशिका भित्ति की संरचना को हम 3 पार्ट में स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट है सेल वॉल की लेयर्स, सेकंड है सेल वॉल में उपस्थित गर्त या पिट क्षेत्र, थर्ड है इसके अंदर उपस्थित प्लाज्मोडेस्माटा। इनकी भी स्टडी हम सेल वॉल की संरचना में करेंगे। कोशिका भित्ति की जो परतें हैं वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट मध्य पटलिका या मिडल लेयर, सेकंड प्राथमिक भित्ति या प्राइमरी सेल वॉल, और थर्ड है सेकेंडरी सेल वॉल। सबसे पहले हम देखते हैं मिडल लेयर की संरचना। यह 2 कोशिकाओं के बीच में उपस्थित लेयर होती है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। यह एक सीमेंटिंग पदार्थ के रूप में कोशिकाओं को आपस में चिपकाए रखने में हेल्प करती है। इसका निर्माण कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान होता है। पेक्टिनेज एंजाइम की क्रिया से पेक्टिन पदार्थ घुल जाता है, जिससे कोशिकाएं सॉफ्ट हो जाती है। फलों के पकने के दौरान हम ये क्रिया अक्सर देखते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी सेल वॉल। यह मध्य परत के दोनों तरफ उपस्थित होती है, जो एक पतली परत व लचीली परत होती है। इसमें मुख्य रूप से सेलुलोज, हेमीसेलुलोज व पेक्टिन पदार्थ पाए जाते हैं। इस परत में हेमीसेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है। कोशिका के आकार बढ़ने के साथ साथ इस परत में भी एक्सपेंशन पाया जाता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल वॉल। यह परिपक्व कोशिकाओं में उपस्थित होती है, जो मुख्यतः सेलुलोज व हेमीसेलुलोज की बनी होती है। इसमें सेलुलोज की मात्रा प्राइमरी सेल वॉल की अपेक्षा ज़्यादा होती है। कुछ प्लांट सेल जैसे स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं, जाइलम वेसल्स, ट्रेकीड्स में द्वितीयक भित्ति में लिग्निन का जमाव भी पाया जाता है, जबकि कॉर्क सेल व रूट की एंडोडर्मिस में सेकेंडरी सेल वॉल में सुबेरिन का जमाव पाया जाता है। लिग्निन और सुबेरिन के कारण सेकेंडरी सेल वॉल के कारण कोशिका भित्ति है वो काफ़ी कठोर हो जाती है। नेक्स्ट है सेल वॉल का कंपोजिशन। सेल वॉल जो कंपोजिशन है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर एक सेलुलोज फाइबर्स होते हैं और दूसरा मैट्रिक्स भाग होता है, जो हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन व अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। तो इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हैं सेलुलोज मॉलिक्यूल्स। यह ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, जो बीटा 1,4 लिंकेज के द्वारा आपस में ग्लूकोज यूनिट जुड़ी रहती है। यह एक अनब्रांच्ड संरचना होती है। कोशिका भित्ति में सेलुलोज लंबे फाइबर के रूप में उपस्थित होते हैं।
एक सेलुलोज के तंतु में लगभग 8 से 10 हज़ार के करीब ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होती है। ऐसे कई तंतु मिलकर मिसेल बनाते हैं। मिसेल मिलकर माइक्रोफाइब्रिल्स व माइक्रोफाइब्रिल मिलकर मैक्रोफाइब्रिल्स का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है हेमीसेलुलोज। यह भी एक ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं जो ब्रांच्ड होते हैं। इसमें भी ग्लूकोज यूनिट है वो β1,4 लिंकेज द्वारा जुड़ी रहती है, जबकि साइड चेन के रूप में इनमें जाइलोज, गैलेक्टोज, मैनोज व अन्य कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं जो β1,6 लिंकेज के द्वारा मुख्य चेन से जुड़े रहते हैं। साइड ब्रांचिंग के कारण हेमीसेलुलोज लॉन्ग फाइबर के रूप में न होकर मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं तथा सेलुलोज फाइबर को क्रॉस लिंकिंग से जोड़े रखने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है पेक्टिन पदार्थ। यह एसिडिक प्रकृति का हेटेरोपॉलीसेकेराइड है जिसका मुख्य कंपोनेंट गैलेक्टुरोनिक एसिड होता है। यह मिडिल लेयर और प्राइमरी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है जो सीमेंटिंग मटेरियल या ग्लू या चिपचिपे पदार्थ के रूप में कार्य करता है जो कोशिकाओं को आपस में चिपकाए रखने में हेल्प करता है। पेक्टिन के विघटन से फलों का सॉफ्ट होना या पकना, पत्तियों का झड़ना व एब्सिजन जोन में अक्सर देखा जा सकता है। नेक्स्ट है लिग्निन। यह फिनोलिक पॉलीमर है जो सेकेंडरी वॉल में प्रेजेंट होता है। लिग्निन की उपस्थिति के कारण प्लांट टिश्यूज़ कठोर हो जाते हैं। सेल वॉल में लिग्निन वाटर इनसोल्यूबल लेयर के रूप में काम करता है जिस कारण कोशिकाएं मृत हो जाती है। यह मुख्यतः वेस्कुलर टिश्यूज़, जाइलम ट्रैकिड्स और वेसल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है सुबेरिन एंड क्यूटिन। ये लिपिड पॉलीमर्स होते हैं जो कोशिका भित्ति में प्रोटेक्टिव बैरियर के रूप में काम करते हैं। सुबेरिन मुख्यतः कॉर्क सेल में व रूट की एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप का निर्माण करता है। क्यूटिन एपिडर्मल सेल्स के बाहर क्यूटिकल की परत का निर्माण करती है जो वाटर लॉस व पैथोजन अटैक से बचाव करती है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। सेल वॉल में मैट्रिक्स के रूप में कई प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिसमें मुख्य रूप से एक्सपेंसिन प्रोटीन है जो कोशिका भित्ति को लूजनिंग में हेल्प करते हैं जिससे कोशिका भित्ति आकार में बड़ी होती है। इस तरह से सेल वॉल के अंदर फाइबर्स और मैट्रिक्स भाग है वो अरेंज्ड रहते हैं। सेलुलोज फाइबर है वो लॉन्ग थ्रीड लाइक संरचना या लोहे की रोड के समान अरेंज्ड होते हैं सेल वॉल में, जिनको हेमीसेलुलोज, लिग्निन व पेक्टिन पदार्थ है वो क्रॉस लिंकिंग के द्वारा आपस में जोड़े रखने का कार्य करती है जिसकी वजह से सेल वॉल कठोर होती है। नेक्स्ट है पिट्स या गर्त क्षेत्र। सेल वॉल में कई स्थानों पर गर्त क्षेत्र पाए जाते हैं। ऐसी प्लांट सेल जिनमें सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण हो जाता है उनमें गर्त या पिट्स प्रेजेंट होते हैं। पिट्स वास्तव में ऐसे स्थल होते हैं जहां पर सेकेंडरी वॉल का निर्माण नहीं होता है। सामान्यतः दो समीप स्थित कोशिकाओं में एक ही स्थान पर विपरीत दिशा में पिट्स बनते हैं। इस कारण इन्हें पिट पेयर भी कहते हैं। एक पिट पेयर्स के दो भाग होते हैं। फर्स्ट है पिट मेम्ब्रेन जो मिडिल लेयर और प्राइमरी वॉल से मिलकर बनी संरचना होती है, जबकि पिट कैविटी है वो सेल मेम्ब्रेन व प्राइमरी वॉल के बीच का वह स्थान होता है जहां सेकेंडरी वॉल का निर्माण नहीं होता है। पिट कैविटी के आधार पर पिट्स दो प्रकार के होते हैं, सिंपल पिट्स और बॉर्डर्ड पिट्स। सिंपल पिट्स के अंदर किसी प्रकार की खांच नहीं प्रेजेंट होती है व पिट कैविटी है वो सपाट होती है, जबकि बॉर्डर्ड पिट्स के अंदर सेकेंडरी वॉल है वो पिट एरिया की तरफ खांच का निर्माण करती है। इस कारण पिट कैविटी डोम शेप की आकृति की होती है और पिट पोर का भी निर्माण होता है इसमें। नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्मेटा। कोशिका झिल्ली में अनेक छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं
दो समीप स्थित प्लांट सेल में गर्त या पिट फील्ड वाले स्थान पर ऐसे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे दोनों कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में सीधा संपर्क बना रहता है। इन साइटोप्लाज्मिक चैनल को प्लाज्मोडेस्माटा या जीवद्रव्य तंतु कहा जाता है। इनका निर्माण कोशिका विभाजन की सेल प्लेट अवस्था के दौरान होता है। सेल प्लेट निर्माण के समय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूबुल्स चैनल के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। इनकी संख्या हजारों में होती है, जबकि इनका व्यास या डायमीटर 50 से 60 नैनोमीटर तक होता है। समीप स्थित कोशिकाओं में मॉलिक्यूल्स का आवागमन इन चैनल्स के माध्यम से होने के कारण इन कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं, जिसे सिम्प्लास्टिक पाथवे भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डेस्मोट्यूबुल्स। जब एक सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा समीप स्थित कोशिकाओं तक पहुंच जाती है तो इन ट्यूबुल्स को डेस्मोट्यूबुल्स कहते हैं। नेक्स्ट है सेल वॉल की सिंथेसिस और उसका एक्सपेंशन या विस्तार। कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका विभाजन की अवस्था सेल प्लेट निर्माण के साथ ही शुरू हो जाता है। सेल प्लेट निर्माण के दौरान अनेक गोल्जी बॉडीज़, माइक्रोट्यूबुल्स व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े, जिन्हें फ्रेगमोप्लास्ट या फ्रेगमोसोम्स कहते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इनके दोनों तरफ पेक्टिन पदार्थ से भरी हुई गोल्जी वेसिकल्स वहां आकर फ्यूज हो जाती है, फट जाती है, जो बीच में मिडल लेयर तथा दोनों तरफ सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। इसके पश्चात प्राइमरी वॉल का निर्माण सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। इसके लिए कोशिका झिल्ली में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन सेलुलोज सिंथेज उपस्थित होता है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज व पेक्टिन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। कोशिका के आकार में वृद्धि के दौरान सेल वॉल में एक्सपेंशन प्रोटीन उपस्थित होते हैं, जो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर कोशिका भित्ति को लचीली बनाते हैं, जिससे कोशिका आकार में वृद्धि करती है। कोशिका के साइज में वृद्धि के कारण सेल वॉल का साइज भी बढ़ता है, जो नए पदार्थों के डिपोजिशन के कारण होता है। कोशिका भित्ति में नए पदार्थों का जमाव या डिपोजिशन दो प्रकार से हो सकता है। एक है कणाधान विधि और दूसरी है स्तराधान विधि के द्वारा। कणाधान विधि में नए पदार्थों का जमाव कोशिका भित्ति के बीच में उपस्थित स्थल में या खाली स्थानों में होता है, जिसके कारण कोशिका की मोटाई में वृद्धि नहीं होती है। जबकि स्तराधान विधि में नए पदार्थों का जमाव एक परत या लेयर के रूप में होता रहता है, एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण कोशिका भित्ति की मोटाई में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्लास में हम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करेंगे। थैंक यू।